नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर, और ठीक आधा घंटा ही आज पॉडकास्ट करेंगे। गुरुजी का गला खराब है। मैंने 7 बजे फोन किया क्योंकि उसका कारण था। बहुत पहले ही गुरुदेव जी ने सरकार बनने के बाद बता दिया था कि भाई ये टूट रहा है, ये सरकार के साथ साथ टीएमसी भी टूटने वाली है। तो मैंने कहा ठीक है, वेट करते हैं। लेकिन हिंदी वाले एपिसोड में भी गुरुदेव ने अपने चैनल पर डाला है। अब टूट गया तो मुझे याद आया कि भाव ने फिर से भविष्यवाणी की थी गुरुदेव ने। अब राजनीति में कौन चुनाव जीतेगा ये भविष्यवाणी तो गुरुजी समझ में आई, लेकिन ये आपने चमत्कार कैसे किया कि एकनाथ शिंदे बनाएगी बीजेपी और ऐसे ही टीएमसी टूटेगी और किसी को लेगी नहीं। जी गुरुजी। इसका एक कारण ये था कि बीजेपी को जो संख्या मिली थी उसके बाद उनको तोड़कर एमएलए लाने की जरूरत नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, 4 मई को जब से ये हो गया, फिर उसके बाद जो रिजू दत्ता वगैरह उनके प्रवक्ता बोलने लगे थे, तो 2-3 दिन में यानी 7, 8, 10 मई तक एक आइडिया क्लियर हो गया था कि ये ममता के कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये ममता समेट नहीं पाएगी पार्टी, ये दिखाई दे रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये पार्टी टूटने वाली है तो ऐसे सिचुएशन में अमित शाह जैसा पॉलिटिशियन क्या कर सकता है। उनको तो जरूरत नहीं है, उनको तो जरूरत नहीं है, एमएलए उनके पास पर्याप्त नहीं, बहुत सारे हैं। तो ऐसी टूटने वाली पार्टी अगर खत्म हो जाती है तो तीसरी पार्टी का उदय हो सकता है, ये बात समझो जी। जैसे कांग्रेस को निकम्मा करके रखा था हमारे सीपीएम ने और लेफ्ट फ्रंट ने, तो उससे तंग आकर कांग्रेस का एक गुट बाहर निकला, उसने तीसरा एक विकल्प खड़ा कर दिया जिसको तृणमूल बोला जाता है। तो आहिस्ते आहिस्ते वो बढ़ने लगा, और कांग्रेस अगर लड़ना नहीं चाहती तो जिनको से लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ लड़ना है उनको तृणमूल के साथ आना पड़ा। अब जब तृणमूल जीत गई तो तृणमूल के खिलाफ भी बहुत सारे लोगों को लड़ना है ना, वो जाए तो जाएगा। तो ममता ने अगर बड़ी भारी गलती की थी तो कांग्रेस और सीपीएम को खात्मा ही कर दिया। तो तीसरी पार्टी के लिए यानी सत्ता के अपोजिशन के लिए कोई ना कोई चाहिए, वरना तीसरा आ जाता है। तो ममता ने दूसरा ही रखा नहीं, तो ममता के खिलाफ बीजेपी लड़ना चाहती थी, वो तीसरा पार्टी बनकर उभरी, और सीपीएम और कांग्रेस को पीछे छोड़कर 5 साल पहले बीजेपी 2 नंबर की पार्टी बन गई। तो आज बीजेपी जानती है कि अगर हम टीएमसी को खत्म कर देते तो 5 साल बाद चुनाव तो लड़ना है, सामने कोई चाहिए, और वो तगड़ा पहलवान होने के बजाय अधमरा होगा तो अच्छा रहेगा, समझे। इसको मैं लॉयल अपोजिशन बोलता हूं। वो गाली देखो, एक बात आप समझ लो कि जो शराबी होता है ना, उसकी बीवी जो होती है, आप ज्ञानी लोग हो, पढ़े लिखे हो, तो बोलोगे कि ये नालायक है, ये कमाता नहीं है, घर चलाता नहीं है, क्यों उसको संभाल रही हो। वो बेचारे बर्तन मांजेगी, 4 घर काम करेगी, डोमेस्टिक हेल्प करके घर चलाएगी, और ये उसी के पैसे से 10-15 रुपए की शराब पिएगा और उसको ही मारेगा। फिर भी वो महिला उसको संभाल के रखती है। क्यों संभालती है मालूम है? स्टेबिलिटी के लिए। घर में वो बेवड़ा भी रहेगा तो गुंडे घुसेंगे नहीं, वो आधार होता है, वो आधार होता है। तो मैं उस महिला को, शराबी की पत्नी जो होती है ना, उसको मैं इंडियन वोटर मानता हूं। उसको जिंदगी में, फैमिली में स्टेबिलिटी जरूरी होती है, और स्टेबिलिटी भले शराबी पति जैसी हो लेकिन स्टेबिलिटी तो चाहिए, वरना 4 गुंडे घुसकर बलात्कार करेंगे, ठीक समझे। तो ये बात अगर आप समझो तो 5 साल बाद फिर से बीजेपी को जीतना है तो बीजेपी को टीएमसी को ही हरा कर जीतना है।
और उसको अभी खत्म कर देंगे तो सीपीएम हो या कांग्रेस हो या कोई तीसरी पार्टी चौथी पार्टी निकल कर आएगी। अब वो कैसे होगी पता नहीं। तो ऐसा अनजाना दुश्मन खड़ा करने से अधमरा दुश्मन अच्छा होता है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल साइंस में नहीं सिखाया जाएगा, ये भाऊ का पॉलिटिकल साइंस है जो अलग तरीके से सोचता है। और आखिर में एक बात होती है ना कि हम ह्यूमन माइंड से जनता चलती है। आम इंसान कैसे सोचेगा उस पर विचार करो तो पता चलता है। और अमित शाह कैसे विचार करेंगे वो सोचो। मैंने शुरू में आपको बोला था कि बंगाल दूसरा गुजरात होगा, तो गुजरात का मतलब ये भी है कि उनके सामने 6 चुनाव हो गए, कोई अपोजिशन खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन अपोजिशन कांग्रेस है, अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है, लेकिन स्ट्रांग लीडर कोई नहीं। अब तो कॉकरोच वाले 14 मई को मैंने जो वीडियो बनाया था कि टीएमसी टूटेगी लेकिन मोटा भाई टूटने नहीं देंगे, वो ममता से टीएमसी अलग करेंगे। ये मैंने 14 मई के मेरे वीडियो में क्लियरली वो पेश किया था, आज से 3 हफ्ते पहले, 20 दिन पहले। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने वही बोला कि ये 14 मई के वीडियो के कारण ही ये मुझे कॉल करना पड़ा। अच्छा गुरुजी, कमाल की बात है, हारा चुनाव लेफ्ट भी था, लेकिन और लेफ्ट में तानाशाह भी वैसे नहीं थे। ममता बनर्जी का डर ऐसा था ये चुनाव हारने से पहले टीएमसी के कैडर में कि ममता बनर्जी के विरुद्ध कोई नहीं बोल सकता, और ये ऋतुव्रत बनर्जी ये तो खड़ा हो नहीं सकते। लेकिन उनकी बात क्यों कर रहे हो? नोएडा में बैठे या बंगाल में बैठे पत्रकार कहां बोल रहे थे? मुझे ये बात अजीब लगती है कि आज नोएडा के स्टूडियो में बैठे हुए लोग या उनमें से कुछ यूट्यूबर बने, वो आज पूछ रहे सवाल कि आज अगर ऋतुव्रत बनर्जी या रिजू दत्ता बोल रहे तो 4 मई के पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? अरे वो नहीं बोल रहे थे, तुम कहां बोल रहे थे? हर कोई छाती ठोक कर बोल रहा था कि ममता को हराना मुश्किल है। और 4 मई के बाद 4 दिन अगले 8-9 मई तक ये लोग बोल रहे थे अरे अपोजिशन की ममता तो और डेंजरस है, ये तो स्ट्रीट फाइटर है। कहां गई स्ट्रीट फाइटर? हाँ, तो स्ट्रीट पार्टी के लोग नहीं बोल रहे थे, समझ सकता है, डर था कि नुकसान करेगी हमारा। लेकिन जो पत्रकार नोएडा में बैठे हैं वो ममता से क्यों डरे थे? वो क्यों सच नहीं बोल रहे थे? ये पहले जवाब दो। ये चोर पत्रकार उल्टे टीएमसी वाले को डांट रहे हैं, जो बोलते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये नोएडा में बैठे पत्रकार आजकल टीएमसी के बगावत करने वालों को डांट रहे हैं। अरे लेकिन तुम कौन हो? तुम क्या बोल रहे थे? जरा अपने ही वीडियो निकाल के देखो। तो दिखाई तो साफ दे रहा था। मुझे मुंबई में बैठकर अलग अलग वीडियो से मुझे जो दिखाई दे रहा था वो वहां खड़े थे उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? उनको देखना नहीं था, उनको देखना। मैंने आज एक और वीडियो बनाया है ममता के लिए, कल डालूंगा। अच्छा, मारा खाने की जिद ना करो। वो गजल है ना कुछ, हाँ, हारे आज जाने की जिद ना करो। तो मारा खाने की जिद ना करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मारा खाने की जिद ना करो। ये जिद कर बैठी कि मुझे मारना चाहिए लोगों ने। उसको लगता है कि लोग पीटेंगे तो सिंपैथी मिल जाएगी। कोई सिंपैथी देगा नहीं, क्योंकि ये टाइम नहीं है। अभी भी लोग रास्ते पर है। 1 महीना हो चुका, आज हम 3 तारीख को बोल रहे हैं, 4 तारीख के बाद आज बिल्कुल 1 महीना हो रहा है, 30 दिन 31 दिन, और लोग आज भी घर जाने के तैयार नहीं है। जहां मिलेंगे इनको पीटने को रेडी बैठे। तो ऐसे में मार खाने की जरूरत नहीं, चुप बैठो, हवा निकल जाने दो, हवा बदलने दो। तो गुरुजी ये जो हवा वैसे पहले ही ये जो क्या है कि हम लोग देखते हैं कि गर्मी पड़ रही तो मेरे पिताजी और बाबा पहले बताते थे, बाबा मतलब दादाजी,
कि देखो ये पूरब की तरफ से हवा चल रही है, अभी इतने दिनों तक गर्मी नहीं पड़ेगी, पश्चिम की तरफ से जब हवा हो जाएगी तो लू चलेगा, ऐसा होगा, वेदर होगा। तो ये जो पूरा वेदर चेंज हो गया पश्चिम बंगाल का। अच्छा, आपने एक और वीडियो गुरुजी बनाया था जिसके कारण मैं पूछना चाह रहा हूं। तो आपने बोला था कि मोदी की सरकार तो गिरा दोगे, 240 पर है, लेकिन तुम बना नहीं पाओगे। अब जो वर्तमान स्थिति है, इनका तो इंडिया अलायंस भी और ब्रेक हुआ, क्योंकि आउट ऑफ 29, 26 एमपी वो टीएमसी को छोड़ चुके, ममता बनर्जी को छोड़ चुके। ये 26 एमपी के कारण अब आप उसे सॉफ्ट कॉर्नर में ये भी देखिए कि क्या पता लोकसभा में वो बाहर से मोदी सरकार को समर्थन कर रहे, तो मोदी सरकार का तो नंबर और जो डिपेंडेंसी था, जो कि नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू पे, वो भी समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। और कमाल की बात है कि महाराष्ट्र में भी ये परिवर्तन सांसदों का कोई बहुत दूर नहीं लग रहा है। नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहां से आता है कि मोदी को सांसदों की जरूरत है। मैं तो जून 2024 से बोल रहा हूं, 240 से मोदी माइनॉरिटी में आते नहीं है। अकेला मोदी मतलब मेजॉरिटी है। मैन विथ करेज मेक्स अ मेजॉरिटी, ये अमेरिका के 7वें अध्यक्ष एंड्रयू जैक्सन का एक कोट है। तो मोदी को नीतीश क्या करेगा, नायडू क्या करेगा, उससे डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। क्योंकि तुम सरकार गिरा सकते हो, बना सकते हो, लेकिन चला नहीं सकते। ये मोदी का स्ट्रांग पॉइंट है। ये मोदी का स्ट्रांग पॉइंट। बना सकते हैं ना, 240 अगर निकल गए तो गिर जाएगा सरकार। फिर बचे कुचे सब 240 छोड़कर इकट्ठा हो गए, सरकार बन सकती है, लेकिन चल सकती है ना। मुझे याद है जब 79 में जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी और चरण सिंह की सरकार बनी थी, तो चरण सिंह की सरकार को इंदिरा जी ने बाहर से सपोर्ट किया था। बिल्कुल। तो जब सरकार बनी, शपथ विधि हुआ, राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते वक्त दूरदर्शन के संवाददाता ने पूछा था इंदिरा जी को कि ये सरकार कितनी चलेगी। तो इंदिरा जी बोली थी, इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर। शपथ विधि के पहले दिन 6 महीने थे। 3 महीने में जब पार्लियामेंट फेस करने की बात आई चरण सिंह के, उस दिन किसी पत्रकार की इंटरव्यू में इंदिरा जी को पूछा क्या आप इस गवर्नमेंट के सपोर्ट में पार्लियामेंट में खड़ी हो जाओगी। तब इंदिरा जी बोली थी, मैंने सरकार बनाने के लिए सपोर्ट किया था, चलाने के लिए नहीं। समझे? तो ये 240 के खिलाफ इकट्ठा होकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन क्या चला सकते हैं? नहीं चला सकते। और नहीं चला सकते तो फिर मिड टर्म पोल होगा, फिर तो 400 पार हो सकता है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। अभी जो स्थिति है और जो तो इसलिए देखो क्या होता है, आपके सामने जो चीजें रखी होती है, दिखाई जाती है, वो अपने को चाहिए उतनी मत लो। आप जाओगे किसी दुकान में तो आपको चाहिए वो चीजें लाते हो, लेकिन जिस चीजों पर सहूलियत होती है, अब ये छाता आधे दाम पर मिलेगा तो आप छाता लेने के लिए दुकान में जाओगे और छाते आधे दाम पर मिल रहे तो आधे दाम पर रेनकोट नहीं मिलेगा, ये भी समझ लो। तो आपको चाहिए उतनी चीजें उठाओ डेटा से, तो वो नहीं चलता। डेटा लमसम होता है, डेटा पैकेज डील होता है। तो इसलिए मुझे मालूम था कि ये होने वाला है, इसकी पार्टी तोड़ी जाएगी, लेकिन पार्टी से ममता को अलग किया जाएगा। पार्टी रहेगी, रजिस्टर्ड पार्टी रहेगी, क्या बोलते हैं उसको, रिकॉग्नाइज पार्टी रहेगी, एकनाथ शिंदे की पार्टी रहेगी, शरद पवार की या उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं रही। उनको नया नाम लेकर पार्टी चलानी पड़ रही है। वही ममता की हालत होगी। तो ममता की कहानी तो अब हम मान के चल रहे हैं समाप्त है, क्योंकि रिटायरमेंट का आयु है, अब यहां से वो लिफ्ट नहीं कर पाए। लेकिन अभिषेक बनर्जी
क्या ये वापस कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन करेंगे, इनकी राजनीति का क्या होगा? क्योंकि अब इनके पास तो वो सपोर्ट बेस ही नहीं रहा जिसके दम पर ये कहते थे कि अमित शाह 4 तारीख को 12 बजे के बाद आमी देखबो तुम कोते बड़ा गुंडा, कि अब तुम कितना बड़ा गुंडा हो, 4 तारीख के बाद आमी देखबो, तो वो तेवर भी नहीं रहे। 4 तारीख के बाद बंगाल के लोग घर से बाहर निकले, वापस घर नहीं जा रहे क्योंकि इनको कूटना है। उसको मालूम नहीं था कि वो धमकी दे रहा है, वो ताकत अमित शाह की नहीं थी, वो बंगाल के आम जनता की थी, जो वोट से सामने आने वाली थी और 4 तारीख को उसकी गणना होने वाली थी। तो धमका रहा था अमित शाह को, लेकिन धमकी से प्रक्षुब्ध हो रहे थे, गुस्से में आ रहे थे बंगाल की जनता, और वो अब अकराल विकराल अमित शाह बनकर रास्ते रास्ते पर घूम रहे, अभिषेक को ढूंढ रहे। तो ये देखो, ये बातें समझने की होती है। अगर मजाक बना के रखो पॉलिटिक्स का तो मजाक होगा। अब ये कांग्रेस में जाएगा क्या, सीपीएम में जाएगा क्या? अरे उनको इसकी जरूरत है कि ये पहले पूछो ना। नहीं, राहुल गांधी ने बेताबी से ट्वीट किया अंडे फेंके जाने के बाद, माई डीपेस्ट सिंपैथी विथ यू, डेमोक्रेसी में ये बहुत बुरा हो रहा है अभिषेक बनर्जी के साथ, मैं अभिषेक बनर्जी के साथ खड़ा हूं। हाँ, उसको चाहिए, उसके घर कोई बन रहा है, उसको फाउंडेशन में डालने के लिए कुछ पत्थर चाहिए, तो ये पत्थर पड़ा है, फ्री में मिलता है तो ले लेंगे। उससे ज्यादा अभिषेक बनर्जी की वैल्यू नहीं है। एक बात समझना जरूरी होता है कि आप किसी पार्टी में जाओगे तो एसेट होगे या लाइबिलिटी होगे। वो मीडिया में बोलने के लिए अच्छा है, ट्वीट करने के लिए, हेडलाइन करने के लिए, लेकिन हेडलाइन से पॉलिटिक्स नहीं चलती। इनको पार्टी में लेकर कांग्रेस या सीपीएम क्या करेगी, उसका क्या फायदा है? अगर फायदा नहीं है तो सामने वाला आपको ले लेगा तो क्यों ले लेगा? फ्री में मिलती है तो भी चीजें कुछ हम नहीं लेते। तो सर थोड़ा दूसरी तरफ आते हैं। एक और आंदोलन का प्रोग्राम शुरू हो गया। रोमन मैग्सेसे अवार्डधारी सोनम वांगचुक ने भी कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। 6 तारीख को डेट फिक्स हो गया कि भैया हम जंतर मंतर पे जाएंगे। विजय दहिया जो कि ध्रुव राठी के कंटेंट क्रिएटर हैं, सौरभ दास और आशुतोष राका, एक उमर खालिद का सपोर्टर, दूसरा केजरीवाल का लिटरली प्रवक्ता, ये सब मिलकर के कॉकरोच जनता पार्टी करके एक नया सेकुलर दल बना है। एक और नया सेकुलर दल जिसको मुसलमान के वोट की चाहत है, सेकुलरिज्म, उमर खालिद तक के सपोर्टर हैं, कश्मीर में धारा 370 वापस चाहते हैं। तो नया कॉकरोच जनता पार्टी मोदी की राह आसान करने निकला है या राहुल की राह मुश्किल करने निकला है? देखो, हमारे मराठी में वेंकटेश माडगुळकर नाम के लेखक थे, उनका एक बढ़िया, उनका एक मैंने कहीं पढ़ा था उनका, वो बोले कि जंगल में जाओ, जंगल में जाओ, अरण्य होता है जहां जाओ, वहां आपको यहां गंदगी मत करो ऐसा लिखा नहीं जाता, जरूरत नहीं होती। इंसान आता है उसके साथ गंदगी आती है, मक्खियां, मच्छर, ये सब इंसान के साथ आते हैं। तो अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो ये गंदगियां तो पीछा करती रहेगी ना, हजारों सालों से करती आई है। हजारों तरीके के वायरस पैदा होते रहते, तो एक पैदा हो गया, उससे और कुछ नहीं, उससे और कुछ नहीं। ये मीडिया में रहेंगे, मीडिया के बिल से बाहर नहीं निकलेंगे, मीडिया में चमकते रहेंगे। अभी मैं थोड़े देर पहले एक मराठी सैटेलाइट चैनल के संपादक से बात कर रहा था, तो बोला, मैंने उनको बोला कि अब तो ठाकरे ब्रांड खत्म हो गया, तुमको ममता ब्रांड चलाना पड़ेगा। लेकिन एक मेहनत करो थोड़ी कि भाई जितनी किसी ब्रांड की एडवर्टाइज करते हो, इश्तेहार करते हो, तो उसमें वो माल दुकान तक पहुंचे ये भी देखो, क्योंकि ग्राहक दुकान पर जाता है तो माल है नहीं, माल दुकान पर नहीं है, गोडाउन में नहीं है। तो ये पार्टी जो है वो एक एडवर्टाइज है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, जमीन पर कुछ भी नहीं। और इसमें जो लोग मीडिया में, सोशल मीडिया में
यहाँ वहां की इरिटेटिंग पोस्ट डालने वाले हैं, वो सब वो ज्वाइन करेंगे। हाँ, और 6-7 महीने में उसका श्राद्ध भी पूरा करके नया कोई कॉकरोच का जगह खटमल मिलता है, खटमल जनता पार्टी बनाएंगे। तो ये बनता रहेगा, वो कोई नई बात नहीं है। तो उससे ज्यादा लेकिन उसको अहमियत देने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं इसलिए पूछ लिया क्योंकि पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे ही बात शुरू की अरविंद के चेले चपाटों ने कि हम कॉकरोच बन गए हैं, अब अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट आ गया। मतलब पंजाब में उसके भरोसे सोच रहे हैं कि थोड़ा राहुल का वो वोट काट लेगा, मेरा इधर उधर कम होगा। तो क्या पता हम इस कंडीशन में रहे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बाद में मिलकर सरकार बना ले, पहले तो अलायंस नहीं होगा। क्योंकि भाजपा 18% से जो इस बार लोकल बॉडी का इलेक्शन दिखा हमको तो लग रहा है बीजेपी ही कहीं ना 25% वोट शेयर क्रॉस कर जाए। और ऐसे सिचुएशन में तो भाजपा के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, और सरकार नहीं बनेगी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। जहां तक पंजाब के बारे में मेरी याददाश्त अगर सही है, तो जो सरकार रहती है और लोकल बॉडीज के चुनाव जीतते हैं, अगला विधानसभा चुनाव हार जाती है। ये कांग्रेस के साथ हुआ है, या फिर प्रकाश सिंह बादल के साथ हुआ है। तो आम आदमी पार्टी स्थानीय इकाई चुनाव जीत गई है, सत्ता में भी है। तो विधानसभा में क्या होगा अंदाज करो आप। ट्रेडिशन, प्रथा जो है, परंपरा जो है, वो वैसी है। लेकिन ऐसी देखो, एक बात होती है पार्टी बनाना चलाना, इतनी मजाक नहीं होती। ये लोग मजाक समझते पार्टी बनाना, इतनी आसान बात नहीं होती। 10 साल पहले आप बीजेपी के 3 एमएलए थे, वहां से 77 और 207। मजाक नहीं है, मजाक नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। और उसमें हजारों लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ मेहनत करते, अपेक्षा कुछ भी नहीं करते। हमको कुछ भी नहीं। कॉकरोच कई रेडीमेड, देखो कॉकरोच जो होता है वो कुछ पैदा नहीं करता, खेती नहीं करता। जो खेती से पैदावार है वो फ्री में खाने को आता है, उसको कॉकरोच बोलते हैं। इंसान पैदा करता है और खाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी इंसानों की होनी चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करके फसल उगाए। ये तो कॉकरोच है ना जी। तो उसमें फर्क आपको समझ में आएगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती कि इनका हर्ष क्या होने वाला है। तो लेकिन ये जो अब अमेरिका चाहता है कि मतलब वहां से 16 जीवियों को बुला के, क्योंकि बांग्लादेश में भी यूनुस खान मैग्सेसे अवार्ड वाले थे, यहाँ सोनम वांगचुक ज्वाइन कर रहे हैं, ये पहले भी जेल जा चुके। तो ये जो हर बार नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कभी किसान आंदोलन हो रहा है, कभी शाहीन बाग आंदोलन हो रहा है, और बार बार मुंह की खा रहे हैं। अब तो बंगाल जीतने के बाद कम से कम अंदाजा होना चाहिए इनको कि भाई बात तो मोदी से ही करनी पड़ेगी, ये पलटने वाला सत्ता नहीं है। तो भारत को अंदर से इतना अनस्टेबल ऐसे वॉर सिचुएशन में क्यों करना चाहता है? नहीं, वो अनस्टेबल होगा ही नहीं ना, वो तो ट्राई करेंगे ना, उनको तो ट्राई करना है। देखो मैं एक बात बता दूं, पिछले 25 साल से एक इंसान बहुत परेशान है, लेकिन पराजित नहीं होता। उसका नाम है मोदी। और ये सच जिनको समझता नहीं, वो ज्ञानी बनकर घूम रहे और कोट करते, सच परेशान होता है, पराजित नहीं। अरे सामने खड़ा है, वो पराजित नहीं हो रहा है, और तुमको बार बार 25 साल से उसको परेशान कर रहे हो। अब दूसरी तरफ देखो, पिछले 13-14 साल से हर बार पराजित होता है, बिल्कुल परेशान नहीं होता। उस इंसान का नाम है राहुल गांधी। तो सरासर झूठ है। इसका मतलब झूठ कौन है? राहुल गांधी परेशान होता नहीं, लेकिन पराजित होता है। तो ये अनस्टेबल करना वगैरह चलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। देखो बांग्लादेश में लोगों को वापस भेजना शुरू हो गया, और मोदी शाह ये काम में जुटे। ऐसे सवालों के जवाब देने की उनको जरूरत नहीं है, वो अपने काम से पहचाने जाते। जैसे शोएब अख्तर को जब कुछ बकवास करता था
तो सचिन तेंदुलकर को पूछा तो बोला मैं मेरी बैट जवाब देगी, तो मोदी बैट से जवाब देते। ठीक है। और एक बात मैं क्रिकेट की ही बोल देता हूं, मैंने बार बार बोला है कि गावस्कर ने कई इंटरव्यू में बहुत बढ़िया बात कही कि वो जब श्रीकांत नया था, उसके साथ ओपनिंग को आता था, तो पहली 2 ओवर उसने पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर को तोड़ा था, बहुत तोड़ा था, 4-6 और दूसरे ओवर के बाद जब फील्ड चेंज ओवर होता है, उस वक्त श्रीकांत और गावस्कर बीच में आकर बातें कर रहे थे, तो श्रीकांत ने पूछा ये कौन बॉलर है, बहुत गाली देता है। वो बॉल डालने के बाद फॉलो थ्रू तक दौड़ते आता था और गाली देता था, तो उसको मालूम नहीं था श्रीकांत को वो कौन है, लेकिन उसने उसको पीटा था, बहुत रन्स निकाले थे। तो गावस्कर ने उसको नाम बताया, अरे बोला, श्रीकांत बोला अरे बाप रे वो है, ओ हो। तीसरे ओवर में वो दूसरे बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गया बैकफुट पर खेलते। तो उस पर गावस्कर का कहना है बैट्समैन को बॉल खेलना चाहिए, बॉलर से नहीं खेलना चाहिए। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये बैट्समैन है, वो बॉलर को नहीं देखते, बॉल से खेलते। तो ये राजनीति होती है। और राहुल गांधी बॉलर से खेलना चाहते, ममता दीदी बॉलर से खेलने गई, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, जो कोई है वो बॉलर से खेलने गए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तो ये फर्क होता है। देखो क्रिकेट कहा, पॉलिटिक्स कहा, लेकिन कंसेप्ट जो है, परसेप्शन जो है, वो क्लियर होने के लिए ये उदाहरण इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको आइडिया क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या करने उतरे हो, बॉलिंग करने उतरे हो, बैटिंग करने उतरे हो, फील्डिंग करने उतरे हो, राजनीति करने उतरे हो, पार्टी का काम करने उतरे हो, चुनाव लड़ने उतरे हो। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या करना है। मोदी के खिलाफ ये जो अमेरिका से लेकर यहाँ के अपोजिशन पार्टी तक जो कुछ करना चाहते हैं, उनको पता नहीं उनको मोदी से क्या करना है, मोदी से क्या लेना देना है, यही तो उनको पता नहीं है। बस मोदी को हराना है। तो ऐसे तो होता नहीं, ऐसे तो होता नहीं। गुरुजी आखिरी प्रश्न, वो भी आपने 2 वीक पहले वीडियो डाला था कि बंगाल तो झांकी है, बांग्लादेश अभी बाकी है। और जब आपने वीडियो डाला था उसके 4-5 दिन बाद एकदम हमने देखा कि कैसे लाइन लगी है। मेरे पास तो मेरी वहां की लोकल कुलीग है, उसने बताया कि अभिषेक मालदा में इस वक्त कम से कम 5 लाख बांग्लादेशी हैं। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा इतना ये बॉर्डर पे कहां से आ गया। मीडिया झूठ दिखा रहा है 300, 400, 500 के पैनिक ना फैले, तो पैनिक ना फैले। फिर मैंने देखा दूरदर्शन पर एक बांग्लादेशी कह रही कि उसका पति केरला में रोज दिहाड़ी कमाता है 1000 रुपए, लेकिन बांग्लादेश वो चली जाएगी तो उसको 5 दिन भी काम नहीं मिलेगा, वो लोग भूखे मर जाएंगे। और उसके बाद मीडिया संवेदना दिखाती है। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि बांग्लादेश अभी बाकी है, जो आपने कहा, कहां जाएगा फिर ये? नहीं, मैं मीडिया देखता ही नहीं, तो मीडिया क्या सवाल पूछता है उसको सवाल ही नहीं आता। मैं घर वापसी मैंने बांग्लादेश बाकी है, इसका मतलब यह है कि मेरा मानना है कि बहुत जल्दी, यानी 8-10 साल में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक हो जाएगा, बंगाल अखंड हो जाएगा और वो मुस्लिम भी नहीं रहेगा, बड़ी संख्या में घर वापसी होगी। देखो इंसान जो होता है वो जन्म लेने से स्टेबिलिटी ढूंढता है, कंफर्ट जोन ढूंढता है। ये जो हम हवा करते हैं ना, वो मुल्ला मौलवियों का है, पॉलिटिकल इस्लाम का है। आम मुस्लिम है, उसको 2 समय का खाना मिले तो बोले धर्म गया भाड़ में, मुझे 2 समय का खाना चाहिए, मुझे जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे अपने बच्चों को सिखाना है, वो कन्वर्ट हो सकता है। और एक बड़ी बात बोल दूं, वो जो धुरंधर में डायलॉग है ना, वो हवाई जहाज में वो अजीत डोभाल को या सन्याल को बोलता है कि पड़ोस में तो रहते हैं हिंदू, बड़ी डरपोक कौम है, गुर्दे भर का दम है तो आ जाओ। तो ये डायलॉग करके ठीक है, लेकिन असलियत ये है जो पिछले 600-700 साल में कन्वर्ट हो गए वो डरपोक थे। तिवारी, तोरसेकर, ओमकार चौधरी,
या हम जैसे लोग डरपोक नहीं थे, हमारे पुरखे डरपोक नहीं थे, वो लड़ते लड़ते हिंदू रहे हैं। तो जो डरपोक है उनको वापस ला सकते हैं। ये तलवार की डर से कन्वर्ट हो गए, उनको फिर से कन्वर्ट करना यानी घर वापसी करना कोई बड़ी बात नहीं है। डरपोक कौन जो होती है उसको घर वापसी करने में बड़ी मेहनत नहीं लगती। हाँ, उतनी ताकत एक तगड़ी पार्टी जो सत्ता में है उसके पीछे खड़ी होनी चाहिए। जब होगी, घर वापसी होगी, पूरा बंगाल एक हो जाएगा, पूरा पंजाब एक हो जाएगा। 30 मिनट हो गए गुरुजी। 2-4 क्वेश्चन है, मैं आंसर कर रहा हूँ। थैंक यू ज्वाइन बटन लेने के लिए। अभी इंडी होके एलएस में गवर्नमेंट गिराने में दिस माइक समझ में नहीं आया, लेकिन नहीं गिर रही है सरकार, कभी भी नहीं जा रही है। पहले भी मैंने बोला है, ये सब उड़ता तीर लोग लेने वाले हैं। 6 जून को ठीक है, गोल्डन टेम्पल को लेकर के गोलू घारा डे है, तो हाँ, तो उससे कुछ नहीं होना है। देखिए केजरीवाल ये जो चाह रहा है ना, उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ना जंतर मंतर पे। जय श्री राम अभिषेक भाई, भाऊ कीप इट अप, गुड वर्क। तो यही प्रश्न है और आज मैं इतना ही लूंगा क्योंकि गुरुदेव को मैंने प्रॉमिस किया था 30 मिनट में हम समाप्त करेंगे। सॉरी मैं ज्यादा प्रश्न नहीं ले पाया। आप लोग मेल कर दीजिएगा, मैं भाव से कभी पूछ करके एक अलग एपिसोड सोलो करके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। प्रतिवाद और प्रतिपक्ष गुरुदेव के 2 चैनल हैं, उनको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपने देखा वो सारी जानकारी वहां पे पड़ी हुई थी। आज मैंने उसी के आधार पर बातचीत रखा। आज के संस्करण में इतना ही। गुरुदेव, शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।